फ्रेंड्स, अगर आपके पास डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और देखें इसका इंडोर मॉडल इस तरह से है कुछ, और इसके जो आउटडोर यूनिट में देखें पीसीबी जो है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो एरर कोड है वो आपने देखना है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये इस वक्त इसका डिस्प्ले जो है वो विदाउट यूनिट के मौजूद है, क्योंकि ये पीसीबी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। लेकिन चूँकि इसमें मसला है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर क्या क्या एरर्स जो हैं वो आते हैं। तो आज तमाम एरर कोड जो है वो मैं आपको साथ इसके डिस्कस करूँगा। तो अगर आपके पास देखें ये वाला इंडोर पीसीबी है उसके अंदर लगा हुआ, और देखें इसका जी मॉडल नंबर जो है वो कुछ इस तरह से है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसके पीसीबी का जो नंबर है। तो देखें जब इसका पीसीबी का नंबर जब ये आएगा तो देखें, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं जी आउटडोर पीसीबी के कोड नंबर की, तो वो देख लें और आप वीडियो को पॉज करके तो ये नंबर आप चेक कर सकते हैं और इसके जरिए से आप मैच कर सकते हैं कि आपके पास जो पीसीबी है वो सेम है या डिफरेंट है। और ये रहा जी इसका इंडोर आउटडोर मॉडल नंबर। तो आप वीडियो को पॉज करके तो पिक्चर को मज़ीद जो है जूम करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो ये देखें जी E4 का एरर है। तो ये भी याद रखें कि यहाँ पे ये इस 2 टन के एरर कोड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल इसका ख्याल रखना है। तो E4 का एरर आ रहा है। अब E4 का एरर जो है नॉर्मली अगर 1 टन और वहाँ पे 1.5 टन में देखा जाए तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे E4 का एरर जो है वो है जी यहाँ पे जो इसका रूम टेम्परेचर सेंसर है, जब वो फॉल्टी हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर ये मसला आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसीबी में जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो यहाँ पे देखें ये है लगा हुआ। तो मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखें ये है जी, तो ये है जी रूम टेम्परेचर सेंसर, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। और ये देखें जी कनेक्टर नंबर ये इसमें लगा हुआ है, ये CN2 में। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस जगह पे है जी। तो ये देखें जी CN2 T1 रूम, तो ये है जी इसका रूम टेम्परेचर सेंसर। तो जब यहाँ पे ये जो है वो रूम टेम्परेचर सेंसर जो है वो शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्टी हो जाएगा तो फिर भी ये मसला करेगा। इसके अलावा मसला आ सकता है कि अगर ये किसी वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट ना आए तो फिर भी ये मसला हो सकता है। तो फिर ये पीसीबी को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है वो फॉल्ट आता है इसी का कि इसमें जब जो है वो शॉर्ट सर्किट आ जाती है या ओपन हो जाता है तो फिर ये मसला करता है। तो इसको चेंज कर दें तो ये आपका E4 का एरर जो है वो डिस्प्ले से ख़त्म हो जाएगा और आपका यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी किसकी जी, रूम टेम्परेचर सेंसर की, कि रूम टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखें मैंने काफ़ी देर से इसको इसमें डिप किया हुआ था। तो यहाँ पे इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है देखें यहाँ पे 24.2 डिग्री जो है वो सेल्सियस आ रहा है। तो आप इसी तरह से इसको रूम टेम्परेचर के हिसाब से चेक कर लें। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी कि आपने रूम टेम्परेचर सेंसर्स और सेंसर्स को कैसे चेक करना है तो वो ज़रूर देख लें। तो देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं जी। तो देखें जी 10.55 किलो ओम्स आ रहा है। अगर ये 25 डिग्री पूरा होता तो ये 10 किलो ओम्स फिक्स होता। तो इस तरह से 10 किलो ओम्स का सेंसर यहाँ पे आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये यूनिट बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट एरर कोड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एरर कोड जो है वो देखें यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है और इस वक्त देखें ये E5 की सूरत में आ रहा है। और E5 का क्या मतलब होता है कि किसकी वजह से ये आता है, तो वो आपको हम मुकम्मल तफसील के साथ बता देते हैं ताकि आप के पास अगर ये एरर कोड आ रहा है तो आप इसको आसानी से हल कर सकें। तो देखें जो नॉर्मल 1.5 टन होता है उसमें E5 का एरर होता है जी कि यहाँ पे कुछ और होता है, और उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। लेकिन जब बात की जाएगी 2 टन और इस मॉडल की ख़ास तौर पे, तो ये देखें ये जो है वो फिर रूम टेम्परेचर सेंसर के अलावा यहाँ पे एक और सेंसर लगा होता है और वो है जी पाइप कॉइल सेंसर। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पोजीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये देखें जी ये इसके साथ जो दूसरा सेंसर लगा हुआ है ये है जी इसका
पाइप कॉयल सेंसर, यानी कि देखें CN, देखें यहाँ पे किधर गया जी, ये तो ये है जी CN3T2 पाइप कॉयल सेंसर। तो यही इसका जो है वो सेंसर है। तो आप इसको चेक कर ले, अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन होगा तो फिर ये मसला करेगा, या फिर यहाँ पे अगर किसी वजह से 5 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो वो फिर PCB का मसला है, तो फिर PCB को ठीक कर लें तो आपका जो है ये मसला हल हो सकता है। तो देखें पाइप कॉयल सेंसर कुछ इस तरह से होता है और इसकी एक पोजीशन होती है, स्पेशल पोजीशन होती है, वहाँ पे इसको लगाना होता है पाइप के साथ। अगर आप उसको वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपका ये फिर भी ये एरर आ सकता है, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद आएगा, उसमें यूनिट काम करता रहेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर इसमें ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन हो गया, तो ये फ़ौरन ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें इस वक्त रूम टेम्परेचर सेंसर जो है वो है 24.5 डिग्री, तो 25 तकरीबन के 25 डिग्री के पास ये टेम्परेचर है। तो अगर इस टेम्परेचर पे हम चेक कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसको जब हम चेक करते हैं तो इसकी देखें वैल्यू कितनी आ रही है। तो 25 डिग्री पे ये आएगा जी 10.14 किलो ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू आती है आपके पास और ये इसी तरह फिक्स आती है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएट करती है, कभी ये वैल्यू किसी पोजीशन पे जा रही है और कभी किसी पोजीशन पे जा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो आपका सेंसर है वो ठीक नहीं है, तो आप इसको चेंज कर लें। या फिर ये ओपन हो गया, बिल्कुल 0 दिखा रहा है तो फिर भी ये ख़राब है, तो इसको चेंज कर ले तो आपका ये जो है वो एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जी नेक्स्ट एरर कोड जो है वो हम देखेंगे कौन सा आ रहा है जी। तो देखें हमारे पास एरर कोड आ रहा है जी E3। तो E3 किस चीज़ का एरर है तो वो भी आपको बता देते हैं कि ये किस वजह से आता है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चलें आपको मुकम्मल तफसील दे देते हैं जी। और यहाँ पे देखें इसका जो E3 का एरर जब आता है तो वो होता है जी इसकी फ़ैन मोटर। अगर किसी वजह से ये फ़ैन मोटर जाम हो जाती है और ये चल नहीं रही है अच्छे से, देखें ये बहुत सख्त हो गई है, तो फिर भी ये मसला आएगा और आपको फीडबैक जो है वो यहाँ पे अच्छे से जनरेट नहीं होगा। इसके ऊपर बड़ी ही तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसकी तमाम जो है सर्किट का भी मैंने बताया हुआ है। इसके बैक पे ये सर्किट लगा हुआ है, तो आप वो वीडियो देख के तो इससे वो इसकी फीडबैक को सही करना सीख सकते हैं। तो देखें अगर ये फीडबैक अच्छे से नहीं आती तो ये फिर आपको E3 का एरर देगा। और अगर ये वायर जो है किसी वजह से यहाँ पे देखें लगाना भूल गए आप, मतलब कि ये इसके साथ लगी नहीं हुई है, किसी भी वजह से खुल गई है, लूज कनेक्शन हो गई है, देखें यहाँ पे लगी नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर भी ये E3 एरर देगा। लूज कनेक्शन है तो फिर भी मसला देगा। कोई वायर एक कट गई है किसी वजह से तो फिर भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा अगर मोटर बिल्कुल नहीं चल रही है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक ही नहीं आ रही है, तो वो होता है जी ये देखें ये इसका कनेक्टर है, तो देखें ये इसका कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये अगर कनेक्टर की वायर जो है वो टूट जाएंगी, कट जाएंगी, तो यहाँ पे बिजली नहीं आएगी, तो फिर भी मसला आ सकता है। इसके अलावा मसला हो सकता है कि किसी वजह से देखें ये कैपेसिटर है इसका, तो ये कैपेसिटर अगर किसी वजह से वीक हो जाता है, तो ये कुछ 3 UF का कैपेसिटर है, तो फिर आप इसको चेंज कर दें तो आपका ये PCB बिल्कुल ठीक हो सकता है और ये यूनिट बिल्कुल सही हो सकता है। क्योंकि अगर कैपेसिटर कमज़ोर होगा तो फिर भी ये मसला करेगा और फिर ये मोटर जो है वो अच्छे से चलेगी नहीं, या फिर रनिंग नहीं लेगी, या स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर स्टार्ट हो जाएगी तो दरमियान में चलते चलते रुक जाएगी। अब अगर यहाँ पे बात की जाए जी E3 एरर के लिए, तो वो इसकी फॉल्ट हो सकता है जी PCB का भी। तो देखिए PCB में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अगर ख़राब हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है और E3 एरर आएगा। अगर माइक्रो कंट्रोलर ठीक है और वहाँ से वोल्टेजेस वो बाहर निकाल रहा है, लेकिन आगे ये देखें यहाँ पे एक लगा हुआ है जी MC3022, तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये फोटो कूपलर भी कहा जाता है, ये ड्राइव करता है, ये लो वोल्टेजेस को ड्राइव करेगा और ये फिर आगे ड्राइव करता है जी इसको क्या नाम है इसका, ट्रायक को। तो ट्रायक को फिर ओपन करता है स्लोली और फिर इस तरह से मोटर जो है वो उसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो अगर ये ख़राब होगा तो फिर भी मसला करेगा। और ये देखें जी ये रेजिस्टेंस एक लगी हुई है R902, तो ये भी अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर भी मसला आ सकता है। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप E3 का एरर और इससे पहले जो मैंने एरर बताए हैं वो तमाम आसानी से ठीक कर लेंगे।